उस रात अब्बा की मार और उनकी छड़ी के निशानात बहुत दिन तक मेरे जिस्म की जीनत बने रहे। राजा ने जब मेरी पीठ पर ये निशानात देखे तो उसे पक्का यकीन हो गया कि मैं अब्बा का सगा बेटा नहीं हूँ और ज़रूर इन्हें किसी मेले वगैरह से मिला हूँगा जहाँ मैं असल माँ बाप से बिछड़ कर किसी झूले में टंगा रहा हूँगा और अब्बा को मुझ पर रहम आ गया होगा और मुझे अपने साथ घर ले आए होंगे। राजा के इस यकीन कामिल की वजह उसकी हाल ही में देखी गई कोई नई फिल्म थी जिसमें हीरो ठीक इसी तरह से घर वालों से बिछड़ जाता है और फिर जवान होकर अपने असली माँ बाप से वापस मिल जाता है। राजा के बकौल उसे तो मेरे नाजुक अंदाज और अतवार देखकर पहले दिन से पक्का यकीन था कि मैं किसी नहायत अमीरों कबीर घराने का चश्मे चुराग जो न जाने कैसे इस गरीब मोहल्ले में आ पहुंचा था। मैं भी हैरत से मुंह खोले राजा की ये थेरी सुन रहा था कि अचानक ही राजा ने जोर से मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए और इंतहाई जज्बाती लहजे में इसने मुझसे ये वादा करने को कहा कि जब कभी मेरे असल माँ बाप मुझे ढूंढते हुए यहाँ आ पहुंचे और मैं इनकी लंबी सी मर्सिडीज गाड़ी में बैठकर इस मोहल्ले से रुखसत होने लगूं तो जाते जाते राजा को अपने साथ पिछली सीट पर बिठाकर लेता चलूं, क्योंकि मेरे बगैर इसका दिल भला इस जगह फिर क्यों लगेगा। मैंने भी फौरन इस जज्बाती लहजे में राजा से वादा किया कि मैं हरगिज इसे लिए बगैर यहाँ से वापस नहीं जाऊँगा। तो मुझे ख्याल आया भला अम्मी के बिना मेरा दिल वहाँ कैसे लग पाएगा, लिहाजा मैंने अम्मी को भी साल दे जाने का फैसला कर लिया। फिर मुझे ख्याल आया कि हमारा और बड़े भैया भी तो मेरे साथ वहाँ ना होंगे तो मैं अपनी इमारत का रोब किस पर डालूंगा और रोजाना मेरी लड़ाई किससे होगी। लिहाजा तय ये पाया कि हमारा और बड़े भैया को भी शदीद दुश्मनी के बावजूद साथ ले जाने में कोई हर्ज नहीं। लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे ये ख्याल सताने लगा कि अगर हम साहब यहाँ से चले गए तो फिर अब्बा यहाँ अकेले रहकर क्या करेंगे, इनकी साइकिल रोजाना कौन साफ करेगा, शाम को इन्हें हुक्का कौन भर के देगा। माना कि आजकल इनका सलूक मुझ जैसे अमीर गिराने के बच्चे के कुछ शान नहीं, लेकिन कभी कभी शाम को मुझे अपनी साइकिल के डंडे पर लगाई छोटी वाली गद्दी पर बैठाकर ठंडी सड़क की सैर को भी तो ले जाया करते थे। और अभी पिछले ही महीने उन्होंने मुझे सुर्ख और पीले रंग का बड़ा सा जहाज का खिलौना भी तो खरीद कर दिया था। इन सब बातों के मुकाबले में इस जरा सी माल की अब हैसियत मुझे सानवी सी लगने लगी। लिहाजा तय ये पाया कि मैं राजा और अब्बा समेत अपने तमाम घर वालों को अपने होने वाले बंगले में साथ ले जाऊँ। मुझे पूरा यकीन था कि मेरे असल और अमीर माँ बाप मेरी ये मासूम सी ख्वाहिश कभी रद्द नहीं करेंगे, बल्कि मैंने और राजा ने तो पक्का तय कर लिया था कि अगर उन्होंने अब्बा या राजा को साथ ले जाने में जरा भी आनाकानी की तो मैं भी इनके साथ जाने से इनकार कर दूंगा। लेकिन फिलहाल मुझे अपने असली माँ बाप की तलाश से भी बड़ी एक और फिक्र लाग थी। वो फिक्र थी वजो आपी का सामना करना। जाने कब अमारा ने मेरी मार का तमाम किस्सा वजो आपी के गोशो गुजार कर दिया। दरअसल अमारा भी मेरे साथ उस्तानी खाला के यहाँ सबक पढ़ने जाया करती थी, मुझसे 4 सुपारे आगे भी थी। अब्बा की मार के बाद मैं एक आधा दिन इंतकामन उस्तानी खाला के यहाँ सबक लेने नहीं गया। तभी इन दिनों बदकिस्मती से वजो आपी किसी काम से उस्तानी खाला के यहाँ आई और मुझे ना पाकर हमारा से मेरे बारे में पूछ बैठी। हमारे को तो वैसे ही मेरी इज्जत नफ्स को दूसरों के सामने मजरू करने में बेहद मजा आता था और इस दिन तो वैसे भी मुझसे लड़कर गई थी क्योंकि मैंने इसकी कापी पर बेध्यानी में स्याही उलट दी थी। हमारा ने खूब नमक मिर्च लगाकर वजो आपी को इस रात के सारा किस्सा सुना दिया और फिर वापस आकर मुझे भी बताने लगी कि वजो आपी मुझे अपने घर ले जा रही थी। मेरा माथा तो इस वक्त ठन गया कि ज़रूर दाल में कुछ काला है, लेकिन बाद में पता चला कि पूरी दाल ही काली है। 2-4 दिन तो मैं वजो आपी से नज़र बचा गया, लेकिन फिर एक दिन जब हम मोहल्ले में बड़े मैदान में स्टापू खेल रहे थे, खेल में इस कदर मगन थे कि हमें वजो आपी के तांगे के आने का पता ही नहीं चला। मैं इस वक्त चौंका जब मुझे फजलू बाबा की आवाज़ सुनाई दी जो तांगे वाले से किराए पर बहस कर रहे थे। घबरा कर दूसरी जान देखा तो वजो आपी बड़ी सी चादर लिपटे तांगे से उतर रही थी। मैं फौरन वहां से रफू चक्कर होने की नीयत से भागा, लेकिन दूसरे ही लम्हे मेरी कलाई वजो आपी की नाजुक गिरफ्त में थी। आदि कहाँ भागे जा रहे हो, मेरे साथ घर चलो। अम्मा न जाने कितने दिन से तुम्हारे लिए माश की दाल का हलवा बनाए बैठी हैं, रोज तुम्हारा पूछती हैं। सकीना खाला माश की दाल का हलवा वाकई बहुत लजीज बनाती थी, लेकिन इस वक्त मुझे तरगीब भी भा नहीं सकती थी। लेकिन अब कुछ हो भी तो नहीं सकता था। वजो आपी इस तरह मेरा हाथ था, मैं मुझे अपने साथ घर ले गई। घर में घुसते ही उन्होंने अपनी अम्मा को आवाज़ लगाकर मतला कर दिया कि मैं यानी जनाब आदि साहब के साथ तशरीफ ले आया हूँ, लिहाजा मेरे लिए शाम की चाय बनाई जाए। सकीना खाला को हिदायत देने के बाद वजो आपी ने मुझे अपने सामने पड़ी चौकी पर बैठा लिया। मेरी तरफ गौर से देखते हुए अचानक ही पूछ बैठी, आदि मैं तुम्हारे बारे में क्या सुन रही हूँ? सच कहो तो मैं तुमसे ऐसी उम्मीद हरगिज़ न रखती थी। मैं इनके इस अचानक हमले से घबरा गया और फिर मेरे दिल के दूसरे चोर ने भी सर उठाया। कहीं ने ताहिर भाई ने यह तो नहीं बता दिया था कि इस रोज़ इनके घर अंगूरों की परात नहीं आई थी। इतने दिनों से वो अंगूरों वाला माजरा तो मैं बुलाया ही बैठा था। अब जब वजो आपी सामने आई तो अचानक मेरी नज़रों के सामने अंगूरों के गुच्छे लहराने लगे। मेरे मुँह से बस इतना ही निकल पाया, जी क्या? तब वजो आपी ने धीरे से मेरे कान में कहा, मुझे तुम्हारी इन मांस वाली चोरी के वाले राज के बारे में सब पता है। कितनी बुरी बात है आदि, कोई ऐसा भी करता है। मैं जानती हूँ कि ये सारी शरारत राजा की होगी। मेरी मानो तो इस राजा से दूर ही रहा करो, वो तो है ही सदा का शरारती बच्चा, तुम्हें भी अपनी तरह का बना डालेगा। जबकि मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि हमारा आदि बहुत अच्छा बच्चा है। इतनी अजीब बात थी कि दुनिया में हर किसी को अपना बच्चा ही सबसे ज़्यादा शरीफ, मासूम और अल्लाह मियां की गाय नजर आता है। राजा अक्सर मुझे बताता था कि इसकी अम्मा उसे पप्पू के साथ खेलने से मना करती हैं। पप्पू की अम्मी को गुड्डू से शिकायत थी और गुड्डू के अब्बा उसे राजा से दूर रहने की हिदायत करते थे। इन बड़ों की तो आपस में कभी बनती नहीं, उल्टा हम सब बच्चों के भी इत्तेहाद और इत्तेफाक के दर पे होते हैं। लेकिन शुक्र है हम बच्चों को इन खराफात में पढ़ने की बिल्कुल भी आदत ना थी। हम अपने अपने घर वालों की बातें एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते थे। लेकिन आज बात हमारे घर वालों में से किसी की नहीं थी। आज तो वजो आपी ने खुद मुझे ये बात कही थी और सच तो यह है कि उन्होंने मुझे बहुत बड़े इम्तिहान में डाल दिया था। राजा वैसे ही मेरी वजो आपी की जानब से बेतहाशा वजह से बहुत चिढ़ता था। अगर उसे ये बात पता चल जाती कि वजो आपी ने मुझे इसके साथ खेलने से मना कर दिया है तो फिर भूचाल ही आ जाती। बहरहाल इस वक्त तो मैं चुप रहा क्योंकि फिलहाल मैं बात बढ़ाना नहीं चाहता था। सोचा किसी वक्त फुर्सत में वजो आपी की तफसील से बात बताऊंगा और राजा की खूबियों के बारे में भी बताऊंगा। इस वक्त इनके पूछने पर मैंने सिर्फ इतना बताया कि मेरा दिल नहीं लगता नमाज में। इतने में सकीना खाला चाय लेकर आ गई और बात टल गई।
वो जब आपी के घर से बाहर निकला तो राजा को वहीं टहलते पाकर मैं घबरा सा गया। राजा ने हंसपे मंगमूल चिढ़ते हुए लहजे में कहा, यार एक तो तुम्हें जब तुम्हारी वजह आपी बुला लेती हैं तो तुम्हें दुनिया की किसी चीज़ का होश नहीं रहता। क्या कह रही थी? कुछ नहीं। अमारा की बच्ची ने मार वाला सारा किस्सा ही नहीं सुना दिया, इसी वजह से बुलाया था। बड़ी बेइज्जती हो गई है यार अपनी। राजा ने भी ये सुनकर अपना सर पीट लिया। हम दोनों ने इस वक्त अहद किया कि मौका मिलते ही हमारा से ऐसा बदला लेंगे कि वो सारी ज़िंदगी याद रखेगी। हमारा को रेंगने वाले कीड़े मसला लाल बेग छिपकली वगैरह से बेहद डर लगता था। मैंने राजा को कहीं से एक अदद मोटी ताज़ी छिपकली का इंतजाम करने को कहा। हमारा इरादा था कि उस्तानी खाला के यहाँ सबक पढ़ते हुए राजा अंगूर की बेल के ऊपर से किस तरह छिपकली को हमारा के ऊपर गिराएगा। इसके बाद हमारा का खौफ के मारे जो हशर होना था, मैं और राजा इससे खूब वाकिफ थे। हम काफ़ी देर तक वहीं खड़े इस मंसूबे की जज़ियात तय करते रहे और हमारे इंतकामी जज्बे और ख्यालात को काफ़ी हद तक वहीं खड़े खड़े सोचकर काफ़ी तस्कीन हो गई। इतने में मगरिब की अजान सुनाई दी और हम दोनों मस्जिद की जानिब दौड़ पड़े, क्योंकि आजकल एक नई उफ्ताद आ पड़ी थी। अब्बा ने बाकायदा हमारी मस्जिद में हाजिरी लगाना शुरू कर दी थी। इस हाजिरी का भी अजीब अंदाज था। नमाज खत्म होने के बाद घर में घुसते ही पहला सवाल ये होता, हाँ मियाँ नमाज के लिए आए थे या नहीं? मैं मिनमिनाता, जी आया था। अब्बा घूर कर पूछते, कौन सी साफ में खड़े थे? जी चौथी साफ में। और मैं कहाँ खड़ा था? आप पहली साफ में, मौलवी साहब के बाएं जानब। अच्छा तो बताओ मौलवी साहब ने पहली और दूसरी रकत में कौन सी सूरतें पढ़ी थी? जी पहली रकत में सूरह फील और दूसरी में कुल हु अल्लाहु अहद। यूँ अब्बा मुतमईन हो जाते और इस दिन के लिए इस पुल सिरात को पार कर लिया जाता। लेकिन रोज़ रोज़ ये मुकाबले के इम्तहान से बड़ा इम्तहान पास करना मेरे लिए काफ़ी कठिन काम होने लगा था, क्योंकि मेरे और राजा के दिल का चोर अब भी हमें नमाज की चोरी के लिए उकसाता रहता था। जिस दिन टीवी पर बायोनिक वुमेन या गायब हो जाने वाली जिमनी मैन खेल चलना होता, इस दिन तो हमारी पेट में गोया मुस्तकिल दर्द उठता होता। मैंने कई मरतबा राजा को समझाने की कोशिश की, मेरी तो मजबूरी है क्योंकि मैं रहता ही अब्बा के घर में हूँ, लिहाजा इनका सामना होना ही है। लेकिन उसे तो इस पेशी से बचने के लिए सिर्फ अब्बा के सामने आने से गुरेज करना होगा, क्योंकि वो सारी तफरी बड़ा करके अपना मज़ा किरकिरा करता था। चुपचाप गफूर चाचा के हाँ मज़े लेकर बैठे टीवी देख लिया करे। लेकिन राजा मैं इस बात पर बाकायदा मुझसे रूठ गया। क्या वो इस कदर बेवफा हो गया है कि अब अकेले टीवी देखने जाया करे? बड़ी मुश्किल से मैंने राजा को मनाया। मेरा मतलब ये नहीं था जो वो समझ बैठा था। बहरहाल हमारा मसला अपनी जगह कायम था। हम शाम में दोनों साथ जोड़े बैठे इस मुसीबत से निकलने का कोई हाल सोच रहे थे। हमारे सामने मौलवी सईद साइकिल पर अपने बेटे अख्तर को बैठाए गुजरे। अख्तर को भी हम मौलवी अख्तर के नाम से ही पुकारते थे, क्योंकि वह हर बात में अपने अब्बा की नकल करता था। मौलवी सईद साहब निकाह ख्वां थे और बाकायदा किसी मस्जिद के मौलवी ना थे। मैंने और राजा ने अचानक सर उठाकर एक दूसरे को देखा। शायद हम दोनों के जहन में बैक वक्त एक ही बात किसी बिजली की तरह गूंजी थी। मैंने फ़ौरन अपना जेब उल्टा। मेरे पास 8 आने और राजा की जेब में कोई 1 रुपये के करीब सिक्के निकले। हम दोनों वो 1.5 रुपये के लिए मौलवी सईद के दरवाजे पर खड़े थे और अख्तर हमारे सामने हैरान और परेशान सा खड़ा पूछ रहा था, मैं समझा नहीं मुझे क्या करना होगा। राजा ने सिक्के अपनी मुट्ठी से इसकी हथेली में मुंतकिल करते हुए उसे समझाया, कोई मुश्किल काम नहीं, सिर्फ मस्जिद में इस बात का ध्यान रखना है कि आदि के अब्बा कौन सी साफ में है और किस नंबर पर खड़े होते हैं, और यह कि मौलवी साहब नमाज के दौरान कौन सी सूरतें पढ़ाते हैं। नमाज खत्म होते ही हम मस्जिद के बाहर तुम्हारा इंतजार करते मिलेंगे। तुम ये सारी मालूमात हमें दे देने के बाद अपने घर वापस चले जाओगे। मौलवी अख्तर ने पैसे अपने कुर्ते की जेब में डालते और दांत निकालते हुए सारे ला दिया। कुछ अर्से के लिए कुदरत ने फिर हमें इस नमाज चोरी का बंदोबस्त करवा दिया था। अब अख्तर मस्जिद से निकलता और राजा कागज पेन से लिए इसका इंतजार कर रहा होता। अख्तर जल्दी जल्दी हमें अब्बा की पोजीशन और बाकी मालूमात फराहम करता और मैं राजा इसे रटा लगाते हुए घर की जानिब भागते। कभी कभी वो कम वक्त अख्तर सूरतों की तरतीब भूल जाता और हमारी जान तब तक अटकी रहती जब तक हम अब्बा के वाइवा से गुजर ना जाते। भैया ने बीच में एक आध बार हमें पकड़वाने की नाकाम कोशिश की, लेकिन हमें ये सब कैसे पता चलता था वो ये बात कभी भी ना जान पाए, क्योंकि हमारी मालूमात 100% पक्की हुआ करती थी। राजा ने इस मामले में भी कभी मेरा साथ ना छोड़ा था। लेकिन हैरत की बात यह है कि इस तमाम अरसे में हम दोनों को ये बात कभी समझ नहीं आई कि हम इस तमाम अमल में जिस कदर मुशक्कत से गुजर रहे हैं और अपना जेब खर्च इस लालची अख्तर की जेबों में बढ़ रहे हैं, ऊपर से हर लम्हा अब्बा का डर और पकड़े जाने का खौफ अलग, इस तमाम अजाब से तो कहीं आसान था कि हम सीधा सबाओ मस्जिद में जाकर खुद नमाज पढ़ लेते, क्योंकि अख्तर को दरमियान में लबस करने के बाद कभी कभी हमारा इससे भी कहीं ज़्यादा वक्त ज़ाया हो जाता था, जितना इस सूरत में होता कि जब हम सीधा मस्जिद में जाकर खुद नमाज पढ़ते। लेकिन हमारे जहन में ये बात कभी ना आई कि ये चोरी तो हमें कुछ देने की बजाय उल्टा हमारे से कुछ छीन रही है, उल्टा हमारी जेबों पर भारी पड़ रही है। दुनिया में किसी चोर ने ऐसी चोरी ना की होगी जिसके बाद हर बार वो खुद ही लूटता। शायद अब तक मैं ये बात नहीं समझ पाया था कि वो ऐसी चोरियां होती हैं जो खुद अपने अंदर ही डाके मारने के मुतरादिफ होती हैं। मेरा अपने अंदर का ये डाका, ये फ्रेब, ये धोखा आज तक जारी है, कभी एक सूरत में तो कभी दूसरी सूरत में। चाहे कुछ हो जाए पर ये मेरे अंदर का डाकू डाके मारने से बात नहीं आता।